हेलो गाइस, वेलकम टू विस्तास एकेडमी। आज हम आ गए हैं बेटा रिवीजन चेकलिस्ट के 09 लेक्चर में। ठीक है बेटा, तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला चैप्टर है बेटा, वो क्या करा दूंगा कंप्लीट, एकदम कंप्लीट, जिंदगी रंगीन। ठीक है बेटा, तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बायो सावर्ट लॉ देखा था, उस पर क्रिएट होने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे, है ना, और भी मतलब बहुत सारी जिंदगी रंगीन करने वाली चीजें हम लोगों ने देखी थी बेटा, है ना। तो आज मैं तुम लोगों को क्या दिखा रहा हूं, आज मैं तुम लोगों को कल का लेक्चर यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है सर, वो बेटे बस यहीं तक का फ्रेम आ रहा है, क्या बात है यार। ठीक है बेटा, तो भैया हम क्या कर रहे हैं, आज हम समझेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, आहा क्या बात है बेटा। एम्पियर सर्किटल लॉ बड़ी बढ़िया चीज है यार, ये बड़ी बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है भाई। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है भाई? एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि सर अगर मान लीजिए आपकी कोई करंट कैरिंग वायर है, मैं कहा ठीक है भाई, करंट कैरिंग वायर है, मैं कहा ठीक है, कह रहा भैया उसमें से करंट बह रहा है, मैं कहा भैया पागल वागल है क्या, होश में है, करंट कैरिंग वायर है तो करंट तो बहेगा ही। ठीक है, कह रहा भैया अगर मान लीजिए आपके पास कोई वायर है जिसमें से करंट बह रहा है ना सर, और इसके चारों तरफ मैंने क्या बना दिया, एक लूप बना दिया। ये एक लूप बना दिया सर, कितना डिस्टेंस मान लो, आर डिस्टेंस लेके। ठीक है सर, तो पहले इसने बोला कि भैया इस पूरे लूप पर ना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। मैं कहा ठीक है भाई, मान ली तेरी बात, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। तो कह रहा भैया करंट कैरिंग वायर के अराउंड एक ऐसा लूप बनाना जहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, उस लूप को मैं बहुत प्यारा नाम देता हूं सर, उस लूप को नाम देता हूं एम्पीरियन लूप। क्या नाम देता हूं बेटा? एम्पीरियन लूप। मैं कहा भाई बहुत सही, बात समझ में आई, बात समझ में आई कि भाई करंट कैरिंग वायर के अराउंड एक ऐसा लूप डिजाइन कर रहा है जिस पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, सेम। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर है सेम मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सारे केसेस ऐसे ही मिलेंगे कि जहां पर तुम एक रैंडम लूप स्केच कर लोगे, है ना, और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स बराबर नहीं होंगी। ठीक है ना, वो केसेस भी अभी आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं कहा ठीक है। इसने कहा भैया जी एक बात बताइए। मैं कहा क्या बात सुनेंगे भैया, क्या बात सुनेंगे? कह रहे भैया यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ कहता क्या है? मैं कहा भाई मान ले आपका तेरा कोई भी एम्पीरियन लूप है, तूने कोई भी लूप डिजाइन कर दिया रैंडमली, मान ले इक्वल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट छोड़ फिलहाल, है ना, कोई भी एक रैंडम लूप मान ले, है ना बेटा, और उस पर एक एलिमेंट मान ले डीएल। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा बेटा? म्यू नॉट इंटू में आई इनसाइड के बराबर। ठीक है सर, ये आई इनसाइड क्या है? ये आई इनसाइड का मतलब है बेटा करंट फ्लोइंग फ्रॉम द लूप, यानी कि लूप के अंदर से कितना करंट जा रहा है। जैसे यहां से लूप के अंदर कितना करंट है, सिर्फ आई, तो मैं यहां पर सिर्फ आई लिखूंगा, है ना। जैसे अगर मान ली लूप के अंदर दो करंट होते हैं, i1 और i2 दोनों ऊपर, तो मैं क्या लिखता? i1 प्लस i2 लिखता। मैं कहा ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए सर बहुत बढ़िया, और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलिए। मैंने कहा भैया इसका भी कोई एप्लीकेशन है क्या, जैसे बायो सावर्ट लॉ का था? मैं कहा भाई बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूं भाई। तो भाई इसका जो पहला एप्लीकेशन है सर, इसका जो पहला एप्लीकेशन है उसको देखते हैं। सर पहला एप्लीकेशन जो है वो बताता है हमारे को मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ लॉन्ग सॉलिनॉइड। ठीक है बेटा, अच्छा। मैं कहा भाई लॉन्ग सॉलिनॉइड, अच्छा जी। मैं कहा भाई एक बात बता, मैं कहा भाई एक बात बता। मैं कहा भैया मान ले ये मेरा क्या है, सॉलिनॉइड। क्या है बेटा? सॉलिनॉइड है। मैं कहा ठीक है भैया, इसकी लेंथ कितनी है? एल लेंथ है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं मान लेते हैं एन है। कितने हैं बेटा? एन है। लेंथ कितनी है? एन। तो यहां पर एक टर्म डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक है बेटा, पर यूनिट लेंथ डिफाइन करी, इसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल एन से, इसको लिख दे कैपिटल एन बाय एल। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं रही। ठीक है सर, मैंने कहा भाई मैग्नेटिक फील्ड इसके 3 पॉइंट्स पर देखा जा सकता है। कह रहा भैया कहां कहां? मैं कहा भाई पहला तो आउटसाइड, आउटसाइड द सॉलिनॉइड। मैं कहा ठीक है। कह रहा भैया दूसरा इनसाइड द सॉलिनॉइड। मैं कहा ठीक है। और तीसरा बोलता भैया, तीसरा आपका देखा जा सकता है एट द एजेस ऑफ द सॉलिनॉइड, एजेस ऑफ द सॉलिनॉइड। ठीक है, समझो बात को, समझो बात को। मैंने बोला आउटसाइड द सॉलिनॉइड, आउटसाइड द सॉलिनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सर वो होती है जीरो। ध्यान से समझ लीजिएगा सर, बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है सॉलिनॉइड के? जीरो। अंदर कितनी होती है सर?
अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई। कितनी होती है बेटा? म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन यहां पर छोटा एन वाला ये एन बाई एल, और आई क्या हमारा करंट। ठीक है बेटा, इसको कैसे याद करेंगे? म्यू एन आई, मुन्नी बदनाम, मुन्नी बदनाम। ठीक है बेटा, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग सोलिनॉइड के लिए। ठीक है, किसके लिए बदनाम हुई बेटा? मुन्नी सोलिनॉइड के लिए बेटा। ठीक है, ऐसे बेटा एट दी एजेस, एजेस पर क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बट जाती है, आधी ऊपर चली जाती है, आधी नीचे चली जाती है, फैलती है ना बेटा। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा क्या होती है? म्यू नॉट एन आई बाय 2। कितनी होती है बेटा? म्यू नॉट एन आई बाय 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, एकदम गजब। मैं कहा ठीक है भाई। कहते भैया ये तो आपकी बात हुई किसकी? सोलिनॉइड की, है ना, मुन्नी बदनाम। मैं कहा ठीक है भाई। मैंने कहा यार इसके आगे का भी कुछ कॉन्सेप्ट बताओ, इसके आगे का भी कुछ कॉन्सेप्ट बताओ। कह रहे सर सोलिनॉइड को छोड़कर एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टोरॉइड। क्या बोलते हैं सर? टोरॉइड। ठीक है सर, अच्छा। मैं कहा भाई टोरॉइड क्या होता है? मैं कहा भाई देख कुछ नहीं है टोरॉइड, इसके दो एंड्स है ना, इसको आपस में जोड़ दे। ठीक है, तो सर्कल बन जाएगा एक, इन दोनों एंड्स को पकड़ यूं करके कच्चे से नहीं है जोड़ दे, है ना, टोरॉइड बन गया। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं, उसके लिए देखते हैं। ठीक है, टोरॉइड के लिए देखते हैं। मैंने कहा भाई देख टोरॉइड के लिए बड़ी सिंपल सी कहानी है ना, एक कहानी जिंदगानी बहते जाए जैसे पानी। ठीक है बेटे, हाँ। तो भाई अब मुद्दा क्या है, यहां पर ये डिस्टेंस ले लेते हैं ए, इसका एवरेज रेडियस सर्कल ले लिया ए, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे एन थे। ठीक है, इस बार जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एन अपॉन में 2 पाई ए, क्योंकि अब जो सरकमफेरेंस हो चुका है वो कितना हो चुका है बेटा? 2 पाई ए के बराबर। मैं कहा ठीक है भाई। आउटसाइड द टोरॉइड, अगर मैं बात करूं आउटसाइड द टोरॉइड की, तो आउटसाइड द टोरॉइड तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगा क्योंकि इसी के अंदर घूमती रहेगी। इनसाइड अभी भी कितना होगा? इतना ही होगा, और एजेस वाला कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं आएगा। ठीक है बेटा, एजेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इसका कोई एज नहीं है। ठीक है, और भाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड तो सोलिनॉइड कितना रहेगा बेटा? म्यू नॉट एन आई। यहां पर भी मुन्नी बदनाम की बदनाम ही है, यहां पर भी मुन्नी क्या है बेटा? बदनाम की बदनाम ही है। तो मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग सबके लिए। ठीक है, चाहे टोरॉइड हो चाहे सोलिनॉइड हो, हमें नहीं मालूम, मुन्नी बदनाम है तो बदनाम है। ठीक है बेटा, तो ये वाली बात मुझे समझ में आ गई, ये वाली बात मुझे समझ में आ गई। जिंदगी रंगीन, क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसके बाद एक बहुत बढ़िया, बहुत एकदम गजब सा कॉन्सेप्ट है, गजब सा। मैं भैया गजब से कॉन्सेप्ट का नाम बताइए। कहता भैया फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ 2 पैरेलल वायर्स। ठीक है बेटा, फोर्स बिटवीन, क्या बोल रहा हूं सर? मैं बोल रहा हूं फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ठीक है बेटा, तो बेटा हमने क्या ढूंढना? हमने ढूंढना फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में कितना फोर्स लगता है। मैं कहा देखिए सर, मैंने कहा भाई मान लो ये हमारी एक वायर है, ये हमारी दूसरी वायर है, दोनों वायर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? डी है ना। यहां से करंट ऊपर जा रहा कितना? I1, यहां से करंट ऊपर जा रहा कितना? I2। मैंने कहा एक बात बताओ, एक बात बता दो प्यार से। ओह ठीक है, मतलब अच्छा फील में चला गया था मैं। ठीक है, मैं कहा भाई इसको समझने से पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा बेटा, एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैं कहा ठीक है भाई, क्या होता है? कह रहा भाई अगर मान लो तुम्हारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसमें आप लोग एक वायर रख देते हो ऐसे करके, है ना, जिसमें से करंट जा रहा है इस प्रकार ऐसे, है ना, तो इस पर आपका एक फोर्स लगेगा कितना? B इंटू में I इंटू में L इंटू में साइन थीटा। ठीक है बेटा, या फिर इसको हम इसे लिखते हैं F इज इक्वल टू I इंटू में L क्रॉस B। ठीक है बेटा, ये L क्या है? लेंथ वेक्टर। ये क्या है बेटा? लेंथ वेक्टर। भैया लेंथ वेक्टर, भैया पहले आपने एरिया को वेक्टर बना दिया, अब आपने लेंथ को वेक्टर बना दिया। एक काम करो भैया, कुछ स्केलर मत छोड़ो, हमारे को जो आसान लगते थे बचपन से पढ़ते हुए उसको कुछ मत छोड़ो, सब वेक्टर बना दो भैया। ठीक है बेटे, भाई लेंथ वेक्टर कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड उतना ही जितना लेंथ है, डायरेक्शन कौन सी? जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में लेंथ की डायरेक्शन ले लो। ठीक है, तो लेंथ वेक्टर बन गया। ठीक है सर, तो F इज इक्वल टू कितना होता है? I इंटू L क्रॉस B। ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताइए, इस वाली वायर पर फोर्स लगेगा क्यों? मैं कहा भाई एक बात बता, इस वाली वायर, ये वाली वायर ऊपर करंट भेज रही है,
तो इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी उसके ऊपर अंदर की तरफ, यानी कि इस वाली वायर पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है अंदर की तरफ। कहां आ रही है? अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्रॉसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? क्रॉसेस से। इसके लिए आप लोग डोसी रूल को याद कर सकते हैं बेटा। डोसी रूल, डॉटेड आउटवर्ड क्रॉसेस इनवर्ड, डॉटेड आउटवर्ड क्रॉसेस इनवर्ड, डॉटेड आउटवर्ड क्रॉसेस इनवर्ड, डॉटेड आउटवर्ड क्रॉसेस इनवर्ड। ठीक है बेटे, है ना? आराम से याद कर सकते हैं डोसी रूल। ठीक है सर। तो डॉटेड आउटवर्ड क्रॉसेस इनवर्ड, तो यानी कि इस वाली वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो ऑब्वियस सी बात है भाई, वायर खुद पे तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएगी ना, है ना? इस वाली वायर पर इसका मैग्नेटिक फील्ड लगेगा ना बेटा। तो भैया कितना लगेगा? यहां से करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर? अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इस वाली वायर पर मैग्नेटिक फील्ड किसका लग रहा है? फर्स्ट वाली वायर का। ठीक है सर, और वो भी अंदर की तरफ। सिमिलरली इस वाली वायर पे किसका लगेगा? सेकंड वाली वायर का। और कहां की तरफ लगेगा देखते हैं। यहां से अंदर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, यहां से बाहर आएगी, तो कैसे लगेगा मैग्नेटिक फील्ड? बाहर की तरफ। कैसे लगेगा? बाहर की तरफ। और भैया यहां पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ 1/2 है, ठीक है ना, यानी कि जो फोर्स 1 2 पे लगा रहा है उतना ही फोर्स 2 1 पर भी लगाएगा, है ना बेटा? और ये किसकी वैल्यू बता रहा हूं? फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू बता रहा हूं तुम लोगों को। कितनी होती है सर? ये होती है μ0/4π 2I1 I2/d। कितना होता है बेटा? 2I1 I2/d। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना? अभी इस पर भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो बताऊंगा किस तरीके के आते हैं। ठीक है बेटा, कितना होता है सर? ये होता है हमारा μ0/4π 2I1 I2/d। मैं कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं कहा भाई इसमें एक चीज और होती है कि अगर आपके करंट पैरेलल है, पैरेलल करंट से आपके पास, मैं कहा पैरेलल करंट से आपका क्या मतलब है? कह रहा यानी कि दोनों करंट्स की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, दोनों करंट्स की, तो आपकी जो वायर्स हैं उन पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, है ना बेटा? और अगर आपके एंटी पैरेलल वायर्स हैं, एंटी पैरेलल वायर्स हैं, एंटी पैरेलल करंट है बेटा। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे एक का करंट ऊपर तो दूसरी वायर का करंट नीचे, तो यहां पर आपकी वायर्स में कैसा फोर्स लगेगा बेटा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है बेटा, रिपल्सिव की स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, रिपल्सिव। ठीक है बेटा, तो यानी कि पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर, एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर, डिचिक डिचिक। ठीक है बेटा, तो ये मुद्दा है। मैं कहा अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए इसी में एक चीज और समझ लो, अगर मान लो आपका एक चार्ज पार्टिकल है Q1, V1 वेलोसिटी से जा रहा है, इससे d डिस्टेंस दूर एक और चार्ज पार्टिकल है Q2, वो कितने डिस्टेंस से जा रहा है? V2 वेलोसिटी से जा रहा है ना सर? तो ये दोनों एक दूसरे पे पता है कितना फोर्स लगाएंगे? ये एक दूसरे पे लगाएंगे μ0/4π Q1 Q2 V1 V2 अपॉन में d²। ये इन दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे बेटा? इतना फोर्स लगाएंगे। ये आपके लिए जानना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, है ना बेटा? हो सकता है भाई कोई ऐसा क्वेश्चन दे दो जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, तो उस क्वेश्चंस के लिए आप ये लगा सकते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ V1 से जा रहा है, एक दूसरा V2 जा रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, तो वो दोनों भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, क्योंकि मूविंग चार्ज पार्टिकल भी तो करंट की तरह ही बिहेव करता है ना। तो सर कितना लगाएंगे सर? सिंपल सी बात है ना, Q1 Q2 V1 V2, दैट्स इट। ठीक है बेटा, दैट्स इट। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है सर। अच्छा सर यहां पर क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे? क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे? आपने मेरे को ये समझा दिया कि ये वाली वायर इस पर फोर्स लगाएगी, ये वाली वायर इस पर फोर्स लगाएगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं पैरेलल करंट्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, है ना? ये F12 है, ये F21 है। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है बेटा। अच्छा अब ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। मैंने कहा कि सर मेरी एक करंट कैरिंग वायर है ना, जिसमें से करंट जा रहा है लेट से I1, है ना, और यहां पर मेरा एक स्क्वायर है। ठीक है सर, ये वाला डिस्टेंस A है, ये वाला डिस्टेंस A है। ठीक है सर, यहां से मेरा करंट जा रहा है I2, ठीक है ना, I2, यहां से I2 और यहां से I2। ठीक है, तो मुझे बताना है इस लूप पर कितना नेट फोर्स लग रहा होगा इस वायर की वजह से। ठीक है, मुझे क्या बताना है कि इस लूप पर कितना नेट फोर्स लग रहा होगा इस वायर की वजह से। 1 मिनट वीडियो पॉज करके आप लोग यहां पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चलो मैं करा रहा हूं। मैंने कहा ध्यान से समझना कि लेट से इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ मान लो L। ठीक है, ये मैं वेरिएबल्स में लेके कर रहा हूं, कांस्टेंट्स आएंगे तुम्हारे वहां पर, करंट की वैल्यू दी होगी, लेंथ की वैल्यू दी होगी। ठीक है सर, मैंने कहा कि पहले तो ये पता लगाओ कि कौन कौन सी वायर पे फोर्स लग रहा है। 4 वायर हैं, एक वायर ये रही, एक वायर ये रही, एक वायर ये रही, एक वायर ये रही। मैं कहा भाई देख,
मैंने दो पैरेलल वायर पढ़ी है, तो पैरेलल तो या तो ये दोनों है या फिर ये दोनों है, तो यानी कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों का फोर्स नहीं, सर इसका और इसका देखेंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यार एक बात बता, ये वाली वायर इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी या रिपल्सिव? कह रहा भैया दोनों की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी, यानी कि अपनी तरफ खींचेगी इसको। एफ फोर्स से एफ अपॉन एल की वैल्यू कितनी बताई थी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई 2 I1 I2 बाई डी। डी कितना है? ए, ठीक है सर, ए डिस्टेंस। मैं कहा भाई फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, ये तो वैल्यू फोर्स पर यूनिट लेंथ की थी ना, मुझे तो पूरा फोर्स चाहिए कि पूरी वायर पे कितना लग रहा है, पूरी वायर की अगर एक यूनिट लेंथ पर इतना फोर्स लग रहा है तो पूरी एल लेंथ की वायर पे कितना फोर्स लग रहा होगा बेटा? एल से मल्टीप्लाई कर दो, इस या फिर यूं कह सकते हो इस एल को उठा के वहां ले जाओ, है ना, तो फोर्स आ गया बेटा, जो कि इस वाले पे लग रहा है ना। इस वाले पे कितना लग रहा होगा? मैं कहा भाई पहले तो ये बता फोर्स अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव? कहता भैया रिपल्सिव। मैं कहा क्यों? कहता भैया इसका करंट ऊपर है, इसका करंट नीचे है, तो ये इसको रिपेल करेगा, अपने से दूर रिपेल करेगा। मैं कहा ठीक है भाई, क्योंकि एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर। अच्छा सर, कितना सर? मैं कहा भाई ये भी सिंपल है, देख म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में डी कितना है सर? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? a प्लस ए 2 है, और सर यहां पर भी लेंथ कितनी है इसकी? l, ठीक है सर। तो इस लूप पर इस तरफ फोर्स इतना लग रहा है, इस तरफ फोर्स इतना लग रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका नेट फोर्स आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि इस कॉन्सेप्ट पर पूछा जाता है, ठीक है सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या आ जाता है? अब हमारा आता है मैग्नेटिक मोमेंट की बारी, ठीक है बेटा। किसकी बारी आ जाती है? मैग्नेटिक मोमेंट की, ठीक है सर, है ना। चलिए मैग्नेटिक मोमेंट समझते हैं सर। यार पहले मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से हो सकती है? मैग्नेटिक मोमेंट आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एम वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है। पहला आता है बार मैग्नेट के लिए। अगर मैं किसके लिए बात करूं? बार मैग्नेट की बात करूं, तो जैसे हमारा मान लीजिए ये हमारा एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2a। तो यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाएगा वो दिया जाएगा m इंटू 2a से। जैसे हम लोग डायपोल मोमेंट देखते हैं ना, q इंटू 2a, ऐसे हम क्या देंगे यहां पर? m इंटू 2a। यहां पर m क्या है बेटा? m है यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल। m क्या है बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ मोनोपोल, ठीक है बेटा, अकेले मोनोपोल की स्ट्रेंथ, ठीक है। सिमिलरली दूसरी मैग्नेटिक फील्ड किससे बनती है? करंट कैरिंग लूप से, है ना। तो करंट कैरिंग लूप के लिए क्या बनेगा बेटा? ध्यान से समझो, डिचिक करंट कैरिंग लूप के लिए क्या बनेगा? अगर मान लीजिए आपका करंट कैरिंग लूप है, इसमें से करंट जा रहा है आई, ठीक है बेटा, ऐसे घूम रहा है, और इस लूप का एरिया कितना है? ए। कोई भी फिगर हो सकती है, वो जरूरी नहीं है सर्कल हो, है ना। तो वहां पर आप लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आई इंटू में ए। क्या आ जाएगा? आई इंटू में ए फॉर सिंगल टर्न। फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स क्या आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला? एन आई ए। एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या आ जाएगा बेटा? एन आई ए, करंट इंटू में एरिया। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी जैसा कि आपको पता है, तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग। जहां पर इसका एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन के अलोंग इसकी क्या होगी बेटा? डायरेक्शन होगी, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा हम जरा मार्कर चेंज कर लें, बहुत धुंधला धुंधला चल रहा है, ठीक है बेटे। वैसे तो हमारे पास मार्करों की कमी नहीं है, ठीक है। उस दिन मैंने एक दिन भाई साहब सारे मार्कर बैठ के रिचार्ज कर दिए, ठीक है ना। ये वाला मार्कर बड़ा मस्त चलता होगा पक्का, देख रहे हो क्या गिलगिला चल रहा है, एकदम जिंदगी रंगीन कर देगा मार्कर, ठीक है बेटे। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। अब मैंने बोला कि सर अब इसी पर ना आपको क्या आ जाता है? टॉर्क आ जाता है। क्या आता है सर? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप। मैंने कहा सर अगर मान लीजिए आपके पास क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि एक नॉर्थ है ना सर, ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है, ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है। इसके बीच में हमने क्या रख दिया सर? इसके बीच में हमने क्या रख दिया? करंट कैरिंग कॉइल रख दी। क्या रख दी? करंट कैरिंग कॉइल। इसमें से करंट कुछ इस प्रकार जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। इसकी जो लेंथ है सर ये ए है ना सर, और ये वाली जो लेंथ है सर ये कितनी है सर? ये वाली लेंथ बी है ना। तो ध्यान से देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन स्केच करने पे आऊं तो मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ जाती है सर, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ इस प्रकार जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ इस प्रकार जाएगी, कोई इशू वाली बात नहीं है ना बेटा। अच्छा तो इस वायर पर क्या लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा, है ना। तो देखो इसका एल ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो तुम्हारे को पता है फोर्स क्या होता है सर? फोर्स अभी मैंने बताया था आई इंटू में एल क्रॉस बी, यह भी बताया था मैंने, है ना। तो सिंपल सी बात है बेटा,
आई यानी कि लेंथ वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो एल क्रॉस बी की कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, एल क्रॉस बी, बी इस तरफ था, एल ऊपर था, तो भैया राइट हैंड का पाम रखा कहां पे, पहले एल वेक्टर पे रखा, क्रॉस बी, बी की तरफ घुमा दिया तो अंदर की तरफ, यानी कि इस पर जो फोर्स लग रहा है बेटा वो कहां लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। इस पर जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा बेटा, अंदर की तरफ लगेगा, ऐसे फोर्स इस पर लग रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। सिमिलरली इसमें करंट नीचे, तो यहां पर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है बेटा। तो यहां पर बेटा नेट फोर्स तो जीरो है, पर यहां पर क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा। तो टॉर्क कितना बनेगा सर, यहां पर टॉर्क बनेगा m क्रॉस b। क्या बनेगा बेटा, m क्रॉस b, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं m b sin थीटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं n i a, m को n i a लिख दिया, b को b रहने दिया, sin थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना है बेटा, टाउ, टॉर्क क्या होता है, टाउ, टाउ इज इक्वल टू n a i b sin थीटा, है ना बेटा, निब्बा sin थीटा बेटा, क्या गया, n i a b निब्बा sin थीटा बेटा, क्या बन गया, निब्बा sin थीटा, ठीक है बेटा। टाउ इज इक्वल टू निब्बा sin थीटा बेटा, ये वो निब्बा निब्बी वाला निब्बा नहीं है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, निब्बा sin थीटा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अच्छा, टॉर्क भी समझ में आया सर। सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है कुछ, बिल्कुल होती है सर। तो सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस m क्रॉस b, क्या होती है सर, माइनस m क्रॉस b, ठीक है बेटा, माइनस ये वही है m वेक्टर, ठीक है सर, और b क्या है सर, हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, माइनस m क्रॉस b क्या होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इस लूप को अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड क्या कराएं, रोटेट कराएं, तो इसमें इतनी पोटेंशियल एनर्जी जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए सर, यहां तक की बात हमें समझ में आई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। आगे हमारा फेवरेट्स में टॉपिक आ जाता है, फेवरेट, ये सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन के बाद। इस साल साइक्लोट्रॉन कट गया, तो भैया ये टॉपिक बहुत ज्यादा फेवरेट हो जाता है सीबीएसई वालों के लिए। इसका नाम है बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या है बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है बेटा, मार तो दिया। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मैंने कहा कि सर यहां पर हमारा ये नॉर्थ पोल है ना सर, ये हमारी क्या है बेटा, एक सिलेंड्रिकल कोर होती है बेटा, क्या होती है बेटा, सिलेंड्रिकल कोर होती है बेटा, ये साउथ है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिलेंड्रिकल कोर, ठीक है। किससे बनी होती है बेटा, सॉफ्ट आयरन से, किससे बनी होती है, सॉफ्ट आयरन से, ठीक है। तो अब भाई मुद्दा क्या है, ये हमारा एक स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा, एक स्प्रिंग लगी होती है इसमें ऊपर नीचे, ठीक है बेटा। एक इसमें क्या लगी होती है, ऐसे एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, इसके बगल में मैग्नेट्स लगी होती है, ठीक है, ऊपर स्प्रिंग्स लगी होती है। अगर ये सॉफ्ट आयरन कोर घूमे तो उसको वापस भी लेकर आए, तो इस वजह से क्या लगाते हैं बेटा, उस पर सॉफ्ट आयरन कोर लगाते हैं, ठीक है, मतलब वो स्प्रिंग लगाते हैं, ठीक है सर। तो सिंपल है सर, सिंपल है, और इसके ऊपर ऐसे वायर लपेट दी जाती है, ठीक है बेटा, ऐसे जैसे सिलेंड्रिकल कोर है तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे वायर लपेट दी जाती है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दी जाती है, एक नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दी जाती है, ठीक है। तो हमारा क्या लगता है, ये जो लूप बनेगा, खुद देखो ना, अगर मैं इसके ऊपर ऐसे वायर लपेटूंगा, है ना, तो एक लूप नहीं बन जाएगा ऐसा, है ना, और इस पर मैग्नेटिक फील्ड पे रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे रहेगा तो टॉर्क लगेगा। अब भाई जैसे ये घूमेगा वैसे हम यहां पर क्या लगाए थे, पॉइंटर लगाए थे और पर्चा लगाए थे, वो हमारे को डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है सर। तो यहां पर ध्यान से समझिए, ध्यान समझिए, यहां पर क्या होता है, टॉर्क, टॉर्क क्या लगेगा यहां पे, एंगुलर टॉर्क लगेगा। एंगुलर टॉर्क क्या होता है, के थीटा के बराबर, इज इक्वल टू एक्चुअल टॉर्क क्या होता है, एन ए आई बी, साइन थीटा वहां पर 90 हो जाएगा, अभी रीजन बताऊंगा क्यों, ठीक है सर, वहां पर थीटा 90 हो जाता है। तो यहां पर तुम लोगों को पता है थीटा इज इक्वल टू, थीटा बाय आई इज इक्वल टू क्या आ गया, एन ए बी अपॉन के, ठीक है बेटा, एन ए बी अपॉन के, ठीक है बेटा। और थीटा बाय आई को एक बहुत ही प्रचलित चीज से बोला जाता है बेटा, करंट सेंसिटिविटी, आई एस, किससे, करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, ठीक है बेटा, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है सर। करंट सेंसिटिविटी से इसको बोला जाता है थीटा बाय आई होता है, और ये क्या होता है, एन ए बी अपॉन के। तो ऐसे याद कर सकते हो, बैंक, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू बी ए एन अपॉन के, बैंक, बैंक इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी, बैंक इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। सिमिलरली एक चीज आती है थीटा अपॉन में वी, ठीक है ना, आई को तुम वी बाय आर लिख सकते हो, तो आर को नीचे ले जाना, तो क्या बन जाएगा बेटा, बी ए एन के आर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वी एस। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्या बोलते हैं बेटा, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है बेटा, क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो भैया बैंक इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी, बैंकर इज इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी, बात खत्म हो गई। बैंक क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी, बैंकर क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है सर।
प्रिंसिपल क्या था इसका, ये इसका प्रिंसिपल है कि अगर किसी भी लूप को किसी भी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है सर, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। यहां पर आपने थीटा इज इक्वल टू 90 वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, उसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। बेटा यहां पर देख रहे हो कि मैंने मैग्नेट कर्व लिए, कैसे लिए बेटा, मैग्नेट कर्व लिए, देख रहे हो मैग्नेट कर्व लिया गया। ये कर्व मैग्नेट का पहली चीज क्या होती है, ताकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड रहे वो क्या रहे बेटा, रेडियल रहे। क्या रहे बेटा, रेडियल। रेडियल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। रेडियल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या रहे बेटा, करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर रहे। ठीक है सर, और दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ताकि हमारे को मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या मिले, मैक्सिमम मिले। क्योंकि खुद देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाएगी, है ना बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमारे को मैक्सिमम मिले, ये दो रीजंस होते हैं, ताकि ये हम कर्व्ड मैग्नेट यूज करने के दो रीजंस। ठीक है, अच्छा, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। एक टर्म और आपको मिलेगी जिसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। क्या मिलेगी बेटा, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट कुछ नहीं है, इसका उल्टा होता है आई बाय थीटा, आई बाय थीटा। ठीक है सर, सिंपल सी बात है, तो आ जाएगा के अपॉन में BAN। ठीक है ना, बैंक, ये भी बैंक है लेकिन उल्टा बैंक है, ठीक है ना। ये हमारी फिगर ऑफ मेरिट होती है, फिगर ऑफ मेरिट, है ना। ये एक टर्म है बस, है ना, एक बार आया था तो मैंने बता दिया। ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट। अच्छा सर, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या होता है सर, इसके बाद आपको गैल्वेनोमीटर को, इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटा, एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, मैं कहा भाई देख सिंपल है, ये गैल्वेनोमीटर हमारा, ये स्ट्रक्चर है गैल्वेनोमीटर का, ये बना दिया मैंने ऐसे शॉर्ट में। इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, उसको हम ले लेते हैं RG। ठीक है सर, इसके पैरेलल में क्या लगा दो, एक शंट रेजिस्टेंस लगा दो। क्या लगा दो, एक शंट रेजिस्टेंस लगा दो, RS। क्या लगा दो, शंट रेजिस्टेंस RS लगा दो। मैं कहा ठीक है सर, है ना। तो यहां पर बेटा शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ने से हमारा ये क्या बन जाएगा, एमीटर की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी कि बड़े करंट्स को भी मेजर कर पाएगा। ठीक है सर, अच्छा तो सर कितनी शंट लगाएंगे हमें कैसे पता, मैं कहा भाई फॉर्मूला है ना, I अपॉन में I माइनस IG। ठीक है बेटा, IG अपॉन में I माइनस IG, ठीक है, इंटू में RG, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अभी इनके पूरे नोटेशंस लिखवा दूंगा, कभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कोई क्वेश्चन छूटेगा कभी भी। ठीक है, दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं, यहां पर ये शंट रेजिस्टेंस जो होती है बेटा, शंट रेजिस्टेंस क्या होती है, एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस होती है, ये बात याद रखना हमेशा। क्या होती है, स्मॉल रेजिस्टेंस होती है। और गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर कन्वर्ट करना है तो हमारे को एक बहुत ही बड़ी रेजिस्टेंस किस में लगानी पड़ेगी बेटा, सीरीज में लगानी पड़ेगी, RG। एक बड़ी रेजिस्टेंस यानी कि एक लोड रेजिस्टेंस किस में लगानी पड़ेगी, सीरीज में। RL क्या है बेटा, यहां पर लोड रेजिस्टेंस। क्या बेटा, रेजिस्टेंस। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, लोड रेजिस्टेंस को प्यार से क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस को बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लिख सकते हो, बड़ी रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो बेटा, है ना। तो यहां पर जो लोड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या है, V अपॉन में IG माइनस RG, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ध्यान से एक नोटेशन लिख लो, है ना, कि सर यहां पर IG क्या है, ये है मैक्सिमम बियरेबल करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, मैक्सिमम बियरेबल करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, बियरेबल करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। I क्या है, जो करंट हम मेजर कराना चाहते हैं, जो हम मेजर कराना चाहते हैं, मेजर कराना चाहते हैं। ठीक है बेटा, V क्या है बेटा, जो वोल्टेज हम मेजर कराना चाहते हैं, जो वोल्टेज हम मेजर कराना चाहते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे बेटा RS और वो तो तुम्हें पता ही है ना। तो IG क्या है बेटा, IG वो वाला करंट है जो मैक्सिमम एक गैल्वेनोमीटर बियर कर सकता है। एक गैल्वेनोमीटर कोई बोला जाए 0.3 एम्पियर पे फूक जाएगा, तो 0.3 हो गया आपका IG। लेकिन मैं इससे मेजर कराना चाहता हूं 10 एम्पियर, तो I कितना हो गया 10, तो कितना शंट लगाना पड़ेगा, तो वो हो गया RS। ठीक है बेटा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था इतना, तो वो हो गया RG। इसी तरीके से बेटा ये क्वेश्चंस बनेंगे। आप लोग NCERT के एडिशनल एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चन देख लेना, बिल्कुल यही फॉर्मूले इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बन जाएंगे और बेटा आप लोगों को चीज एकदम समझ में आ जाएगी। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर
ठीक है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग किस पर लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर लेंगे। मैं चैप्टर 5 और चैप्टर 8 जो है बेटा वो लास्ट में डालूंगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेंगे बेटा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो पता ही होगा यार, कर देना, मैं कभी बोलता नहीं हूं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना बेटा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है बेटा, और आगे अपने दोस्तों में क्या कर देना, शेयर कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।